चौंक गए। वीडियो की लेंथ देखकर चौंक गए कि काइंड भाई ने इतनी बड़ी वीडियो कैसे बना दी। तो ये दो स्टोरी रिकॉर्ड करी थी मैंने। पहले में भाई 17 साल तक बेचारे मासूम मगरमच्छों पर एक मर्डर का इल्जाम था, और दूसरी स्टोरी में तो इस बंदे के बेसमेंट में जो खतरनाक चीजें होती थी वो बताई है। और तुम्हें ऐसे वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बता देना। मैं आगे से 3-4 स्टोरी कंपाइल करके ना एक बड़ी ही स्टोरी बना दूंगा, ताकि भाई तुम्हारे खाना खत्म होने से पहले वीडियो खत्म ना हो जाए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है माइकल विलियम्स से। ये 31 साल का अपनी वाइफ डेनिस और अपनी 18 महीने की बेटी के साथ फ्लोरिडा में रहता था। अब माइक और डेनिस एक दूसरे से हाई स्कूल के टाइम से प्यार करते थे और 1994 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। अब माइक का एक स्कूल फ्रेंड भी था जो उसके बहुत क्लोज था, जिसका नाम था ब्रायन विंचेस्टर। अब इन्होंने साथ में स्कूलिंग करी थी, फिर साथ में ग्रेजुएशन करी और फिर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली। ब्रायन एक इंश्योरेंस कंपनी में एक सीनियर एजेंट बन गया और माइक एक सीनियर रियल एस्टेट अप्रेजर का काम करता था। अब बहुत ही कम टाइम में ना माइक इस कंपनी में सीनियर पार्टनर बन गया और इसका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बहुत बड़ा नाम था। अब माइक ने ना इस काम से बहुत पैसे कमाए, इतना कि इसका नाम ना टॉप अप्रेजर में काउंट होने लगा, और इसी पैसे से इसने एक पॉश एरिया में तगड़ा घर बनाया। अब शादी के बाद माइक को हर नॉर्मल बंदे की तरह लगता था कि इसे भी अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। तो माइक ने अपने नाम पर 3 अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली। अब पहली इंश्योरेंस पॉलिसी थी 1995 में $2.5 लाख की, जिसमें इसका दोस्त ब्रायन ही इंश्योरेंस एजेंट था। अब दूसरी और तीसरी पॉलिसी इसने 2000 में ली $5 लाख की और $1 मिलियन की। अब इन सब पॉलिसीज की प्राइमरी बेनिफिशियरी ना इसकी पत्नी डेनिस ही थी। और अब आती है डेट 16 दिसंबर 2000। माइक और डेनिस की 6th एनिवर्सरी थी। अब माइक ने प्लान बनाया था कि ये मॉर्निंग में जल्दी जाकर डक हंटिंग करेगा और फिर आफ्टरनून में डेनिस के साथ सेलिब्रेट करेगा एनिवर्सरी। अब माइक को ना डक हंटिंग करने का बहुत शौक था, इतना कि वो खराब से खराब मौसम में झील में चला जाता था। तो माइक अपने घर से फोर्ड ट्रक और बोट लेकर निकल गया सेमिनोल झील के लिए। अब झील पर पहुंचने के बाद ये अपनी बोट लेकर झील के एकदम बीचों बीच चला गया। और अब दोपहर तक माइक जब डक हंटिंग करके वापस नहीं आया तो इसकी वाइफ डेनिस पैनिक करने लगी। अब सबसे पहले डेनिस ने माइक के दोस्त ब्रायन को कॉल लगाया कि तुम्हारे साथ तो नहीं है वो, और इसके बाद ब्रायन के फादर मार्कस विंचेस्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म करा और रेस्क्यू टीम को बुलाया। अब उस रात सर्च ऑपरेशन चालू और झील के बीच में माइक की बोट मिली जिसका इंजन बंद था, लेकिन माइक का हंटिंग का सारा सामान गन बोट के अंदर ही थी, पर माइक का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। झील के किनारे माइक का फोर्ड ट्रक भी खड़ा हुआ मिला। अब कई हफ्तों तक ढूंढने के बाद भी जब माइक की बॉडी नहीं मिली तो पुलिस और मीडिया ने यह बोल दिया कि माइक अपनी बोट से गिर गया होगा और फिर झील के मगरमच्छों ने अपना काम कर दिया होगा। पर सिर्फ माइक की माँ शेरिल विलियम्स को लगता था कि मेरा बेटा नहीं मरा है अभी, और वो हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाती, रोड पर माइक के पोस्टर्स लगाए उन्होंने। अब जब शेरिल ने पुलिस पर प्रेशर बनाना चालू करा तो डेनिस को बुरा लगने लगा। डेनिस ने शेरिल को वार्न किया कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पोती से नहीं मिलने दूंगी। लेकिन शेरिल अपनी पोती से दूर हो गई, लेकिन उसने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ी। अब जून 2001 में इंसिडेंट के 6 महीने बाद डेनिस ने कोर्ट में अपील करी कि माइक की बॉडी अभी तक नहीं मिली है तो इसे डेड अनाउंस करवा दो। अब माइक के डेड अनाउंस होते ही डेनिस ने जितना भी इंश्योरेंस क्लेम का पैसा था ना, 7-8 करोड़ से बहुत ज्यादा था, वो सारा कैश करवा लिया। फिर इसके बाद डेनिस अपनी बेटी और खुद को भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे दी थी। अब दूसरी तरफ 2001 में ब्रायन और उसकी वाइफ केथी के बीच में ना झगड़े शुरू हो गए, और झगड़े इतने बढ़ गए कि बात डिवोर्स तक आ गई और 2003 में इनका डिवोर्स हो भी गया। और अब ब्रायन के डिवोर्स के बाद डेनिस और ब्रायन एक दूसरे को पसंद करने लगे, इनका अफेयर चालू हो गया। और 2 साल प्रॉपर अफेयर चलाने के बाद 2005 में इन्होंने ग्रैंड वेडिंग भी करी। बहुत खुश थे ये लोग। अब ब्रायन, डेनिस और उसकी बेटी साथ में माइक के घर पर रहने लगे। अब डेनिस और ब्रायन दोनों माइक के इंश्योरेंस के पैसे में मस्त अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन अब ब्रायन अपनी नई लाइफस्टाइल के चक्कर में ना अपना इंश्योरेंस एजेंट वाले काम पे ध्यान नहीं दे रहा था। वो कमाने की बजाय सारा ध्यान पैसे खर्च करने पे लगा रहता था, लेकिन पैसे का कंट्रोल, पैसे का सारा कंट्रोल अभी भी डेनिस के पास ही था। और अब जब पैसे कम होने लगे तो दोनों के बीच में झगड़े भी बढ़ गए, और गुस्से में डेनिस ब्रायन को ये भी रियलाइज करवाने लगे कि तू माइक जितना कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। और इसके बाद तो ब्रायन का बिहेवियर डेनिस और उसकी बेटी को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। वो इतना गुस्से वाला हो चुका था कि वो घर पर चिल्लाता, तोड़फोड़ मचाता। अब डेनिस को लगने लगा कि ब्रायन पागल हो चुका है और इस पागलपन में ना डेनिस और उसकी बेटी को मार ना दे। और इन्हीं झगड़ों से तंग आकर डेनिस ने 2012 में ब्रायन को घर से ही बाहर निकाल दिया। ये एक दूसरे से अलग रहने लगे, लेकिन अभी ऑफिशियली डिवोर्स नहीं ले रहे थे। अब अलग होने के 3 साल बाद डेनिस ने डिसाइड किया कि वो ब्रायन से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है, और उसने डिवोर्स के लिए कोर्ट में फाइल कर दिया। अब जैसे ही ब्रायन को कोर्ट का नोटिस मिला वो तो पूरी तरह बौखला गया। उसे लगने लगा कि डेनिस अब इसे अपनी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर फेंकेगी और अकेले सारे इंश्योरेंस के पैसे पे ऐश करेगी। अब नोटिस मिलने के बाद ना ब्रायन डेनिस पर नजर रखने लगा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं है इसकी लाइफ में। और ब्रायन के पास डेनिस के घर की चाबी भी थी, तो डेनिस जब भी घर पर नहीं होती थी ब्रायन चुपके से घर के अंदर घुस जाता था और उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और डायरी वगैरह चेक करने लग जाता था। ब्रायन टोटल साइको सा हो चुका था। और अब आती है डेट 5 अगस्त 2016। ब्रायन चुपके से डेनिस के गैराज में घुसा और उसकी गाड़ी के पीछे जाके किसी सीट के नीचे छुप गया। अब इसके पास लोडेड गन, रस्सी और हंटिंग गियर थे। अब जब डेनिस मॉर्निंग में कहीं जा रही थी और गाड़ी में आकर बैठी तो ब्रायन ने उसके सर पर गन रख दी। अब ब्रायन ने डेनिस को गाड़ी ना झील के किनारे ले जाने के लिए बोला, और वो बार बार रोए जा रहा था और बोल रहा था कि तुमने डिवोर्स फाइल करके सब कुछ खत्म कर दिया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर डेनिस ने उस टाइम बहुत कामली बोला कि वो डिवोर्स नहीं लेगी उसके साथ और वो फिर से साथ में रहेंगे, और वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है। अब उसे तो बोलना पड़ रहा था, उसके सर पर गन रखी थी। अब इसके बाद डेनिस ने ब्रायन को ट्रस्ट दिलाया कि टेंशन मत लो, मैं पुलिस के पास
पास नहीं जाऊंगी, और ब्रायन ने भी डेनिस को घर छोड़ा और फिर वो चला गया। लेकिन जैसे ही ब्रायन वहां से गया, डेनिस पहुंच गया सीधा पुलिस स्टेशन, और इसने रोते हुए पुलिस वालों से बोला कि मेरे पति ने मेरे सर पर गन रख ली थी, मुझे किडनैप किया, मारने की भी धमकी दे रहा था। अब पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट करे ब्रायन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला और इसे अरेस्ट करके जेल में फेंक दिया। अब ये सब देख के ब्रायन को तो समझ में आ गया था कि इसके साथ तो धोखा हुआ है। तो ये देखकर ब्रायन ने पुलिस वालों के सामने एक कंडीशन रखी। इसने कहा कि इसे पता है कि माइक की बॉडी के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ है, लेकिन इसके बदले इसे माइक के मर्डर में फुल इम्यूनिटी चाहिए। अब पुलिस और कोर्ट जिस केस को 17 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, इन्हें तो मौका मिल गया। अब उन्होंने ब्रायन की शर्त को एक्सेप्ट कर लिया और इसे माइक के मर्डर में फुल इम्यूनिटी दे दी। फिर जाके ब्रायन ने पुलिस वालों को बताया कि शादी के बाद माइक, डेनिस और ब्रायन कैथी चारों दोस्त वेकेशन पर जाते थे, पर एक ट्रिप पर जब माइक और ब्रायन की वाइफ सो गए थे, तब डेनिस और ब्रायन को एक दूसरे से ज्यादा ही अट्रैक्शन हो गई। दोनों ने किस भी किया और इनका अफेयर भी चालू हो गया वहीं से। अब डेनिस और ब्रायन एक दूसरे के साथ तो रहना चाहते थे, पर डेनिस डिवोर्स नहीं देना चाहती थी माइक को, क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करवानी थी सोसाइटी में। अब डेनिस ने ही माइक को उन पॉलिसीज को लेने का प्रेशर बनाया था, और ब्रायन ने इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज माइक को बेच भी दी थी। अब एनिवर्सरी के दिन माइक ब्रायन के साथ में ही झील में गया था। अब पहले तो ब्रायन ने माइक को धक्का दिया था कि ये भाई डूब के ही मर जाए, पर माइक बच गया क्योंकि उसने वाटर्स पहन रखे थे। पर जब माइक बच गया और उसने ट्री स्टंप पकड़ रखा था, तो ब्रायन ने शॉटगन निकाली और उसके फेस पर चला दी। अब इसके बाद ब्रायन पुलिस को उस जगह पर लेकर गया जहां इसने माइक की बॉडी को गाड़ा था। ब्रायन के कहने पे जब फोरेंसिक एक्सपर्ट ने गहरी खुदाई करी तो उन्हें भाई कंकाल मिल गए। बाद में डीएनए और डेंटल रिकॉर्ड से टेस्ट किया तो कंफर्म हो गया कि हाँ, ये माइक की बॉडी है। अब ब्रायन के कन्फेशन के बाद पुलिस के पास सारे सबूत थे डेनिस के खिलाफ, और 8 मई 2018 को पुलिस ने डेनिस के घर पर रेड मारी और उसे अरेस्ट कर लिया, और फिर कोर्ट ने इसे लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुना दी। अब ब्रायन को माइक के मर्डर की तो इम्यूनिटी मिल चुकी थी, लेकिन इसे अपनी बीवी को गन पॉइंट पे किडनैप करने के लिए 20 साल के लिए अंदर डाल दिया। ऐसे कैसे भाग जाता भाई मर्डर करके। तो स्टोरी स्टार्ट होती है लूट्स रेनस्टॉर्म से। ये 8 साल का था और जर्मनी में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। अब इसी बीच लूट्स के पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और लूट्स की माँ लूट्स को लेकर हैम्बर्ग शिफ्ट हो जाती है। अब इसकी माँ प्रोफेशनली ट्रेंड थी फरियर में, वही जो फर का काम करते हैं। अब लूट्स ने हैम्बर्ग में ही अपनी पढ़ाई पूरी करी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने अपने माँ के प्रोफेशन को एज अ करियर चूज किया। इसने फरियर की ट्रेनिंग ली और अलग अलग शॉप पर जाकर काम किया। अब 1970 से 1975 के बीच में लूट्स की शादी हो गई, उसकी एक बेटी हो गई। अब लूट्स अपने घर की ना बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था, और शादी के 3 साल बाद इसने अपनी माँ की शॉप में ही काम करना चालू कर दिया था। अब लूट्स ने अपने माँ के बिजनेस को पूरी तरीके से संभाल लिया था और एक बढ़िया जगह शॉप खोलकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा था, फुल रिस्पेक्ट। और 1980s में लूट्स ने हैम्बर्ग एरिया में कम भीड़ वाली जगह पर एक घर खरीदा। अब इस घर के गार्डन और बेसमेंट वाले हिस्से में ना लूट्स ने एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाना चालू करा, और इस शेल्टर बनाने का रीजन इसने अपनी वाइफ और पड़ोसियों को यह बताया था कि 1980s में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर हो रही थी, और दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, इसलिए जर्मनी के लोगों को डर लग रहा था कि हम पे कोई बॉम्ब ना गिरा दे, और इसीलिए गवर्नमेंट लोगों को इंकरेज कर रही थी कि वो बॉम्ब शेल्टर बनाएं। और लूट्स ने कहा कि वो अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए जमीन के इतने नीचे बॉम्ब शेल्टर बना रहा है। अब इस शेल्टर का गड्ढा खोदने के लिए लूट्स ने अपने पड़ोसी, दोस्तों सबकी हेल्प ली थी, और इसने ये बॉम्ब शेल्टर प्रॉपर सॉलिड कंक्रीट और स्टील से बनाया था। इसकी दीवारें इतनी मोटी थी कि अंदर की आवाज तो बाहर बिल्कुल नहीं जाती थी। अब इस शेल्टर का रास्ता इसने अपने गार्डन में एक सीक्रेट हिस्से पर बनाया जो हमेशा बंद रहता था, और लूट्स और उसकी वाइफ को ही पता था इसके बारे में। अब 1984 में ना फर के कपड़ों की डिमांड ना काफी कम हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम एनिमल राइट्स मूवमेंट शुरू हो चुका था। अब इस वजह से लूट्स का बिजनेस लॉस में जाने लगा और इसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। अब लूट्स ने पहले ही अपना बहुत सारा पैसा नए घर बनाने में लगा चुका था, और अब टाइम ऐसा गया था कि इस पे घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। और यही टाइम था जब लूट्स ने उन लोगों को टारगेट करना चालू करा जिनके पास बहुत पैसा था और उनके गायब होने पे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। अब 1986 में इसने अपना पहला टारगेट हिल्डगार्ड नाम की एक लेडी को बनाया जो 61 की थी, और लूट्स के कोई पुराने बॉस की वाइफ थी। अब लूट्स अच्छे से जानता था कि इनकी फैमिली के पास बहुत पैसा और बहुत सारी ज्वेलरी, और हिल्डगार्ड उस टाइम अकेले रह रही थी। अब लूट्स किसी बहाने उनसे बात चालू करता है और घर पर मिलने के लिए बुला लेता है। अब हिल्डगार्ड भी बहुत पहले से लूट्स को जानती थी, तो वो भी रेडी हो जाती है उसके घर जाने के लिए। लेकिन लूट्स हिल्डगार्ड को सीधा लेकर बॉम्ब शेल्टर में जाता है। अब वहां ये हिल्डगार्ड को जंजीरों से बांध देता है और उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने लग जाता है। ये फोर्सफुली हिल्डगार्ड के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए पेपर्स में साइन करवाता है, उनके घर की चाबी लेके उनकी सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी लूट लेता है। अब इसके बाद ये हिल्डगार्ड से लेटर लिखवाता है जिसमें लिखा था कि ये अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हैं और अब वो अब्रॉड जाकर नए तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगी। अब इसने हिल्डगार्ड से ना ऐसे कई लेटर लिखवाए और उन्हें पोस्ट कार्ड के थ्रू ना जर्मनी से बाहर भेज दिया ताकि वहां फॉरेन पोस्टमार्क स्टैंप लगे, और जब वो पोस्ट कार्ड इनके रिलेटिव्स को मिले तो इन्हें यही लगे कि ये सच में चली गई अब्रॉड। अब इसके बाद लूट्स ने हिल्डगार्ड को 1 हफ्ते के अंदर मार दिया और फिर बॉडी को बैरल में डालकर गार्डन में ही गाड़ दिया। और जब इसका पता जर्मनी पुलिस को लगा तो ये एक मिसिंग पर्सन का केस बोलकर क्लोज कर दिया गया। अब इसके 2 साल बाद लूट्स ने अपना सेकंड टारगेट एनीग्रेट को किया। ये 31 साल की थी और लूट्स के साथ ही स्विमिंग क्लब की मेंबर थी। अब ये एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और लूट्स ने एनीग्रेट को भी किडनैप करा और उसके साथ भी वही सब करा जो इसने हिल्डगार्ड के साथ करा था। पहले इसका पूरा अकाउंट खाली करवाया
लिखवाया, फिर इसके माँ के नाम से लेटर लिखवाया। अब ल्यूट्स ना एक प्रॉपर साइकोपैथ बन चुका था, तो ये सारे टॉर्चर की ना ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ लेता था। अब 1 महीने बाद इसने एनेग्रेट को भी मार दिया और इसकी बॉडी बैरल में डालकर ये अपने एक फार्म हाउस ले गया और वहां गहरा गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और उसके ऊपर कंक्रीट की एक मोटी लेयर डालकर प्लास्टर करके मिट्टी डालकर प्लांट उगा दिया। अब एनाग्रेट के गायब होने पर ना उसकी माँ को ल्यूट्स पे बहुत शक हुआ, क्योंकि दोनों साथ में स्विमिंग के लिए जाते थे और बहुत टाइम स्पेंड करते थे। अब इसके चलते पुलिस ने ल्यूट्स को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया पुलिस स्टेशन में, पर जो पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहा था वो ल्यूट्स का बहुत अच्छा दोस्त निकला। तो ल्यूट्स ने उसे अपनी बातों से बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया और फिर उसने कुछ नहीं करा ल्यूट्स के खिलाफ। और अब 1991 में इसने अपने थर्ड विक्टिम को टारगेट बनाया, जो थी क्रिस्टा। ये 53 ईयर की थी और ल्यूट्स के कोई पुराने टीचर की ये नई गर्लफ्रेंड थी। अब इनके पास भी ना पैसे की कोई कमी नहीं थी और ल्यूट्स ने क्रिस्टा को फंसाने के लिए झूठ बोला कि उसके बॉयफ्रेंड का ना एक्सीडेंट हो गया है। अब ये बोलकर इसने क्रिस्टा को बुलाया और क्रिस्टा जैसे ही ल्यूट्स के कार में आकर बैठी, ल्यूट्स ने एक स्टन गन से उन पर अटैक करके क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया और इन्हें भी सीधा शेल्टर में लेकर आ गया। अब जब क्रिस्टा को होश आया तो इसने देखा कि ये तो जंजीर से बंधी हुई है और ल्यूट्स ने इससे 3 लाख ड्यूश मार्क की डिमांड करी। अब क्रिस्टा को डराने के लिए ल्यूट्स ने एनेग्रेट की फोटोज दिखाई उसे टॉर्चर की और साफ साफ बोल दिया कि मैंने जितने पैसे मांगे हैं उतने नहीं मिले तो तुम्हारा हाल भी ऐसे ही करूंगा। अब ये बात जैसे तैसे क्रिस्टा की फैमिली तक पहुंची और वो पैसों की अरेंजमेंट कर रहे थे, लेकिन तभी ल्यूट्स की वाइफ जो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर गई थी, वो सडनली घर पर आ जाती है और ल्यूट्स डर जाता है कि ये बॉम्ब शेल्टर में ना आ जाए। अब इसने सोचा कि क्रिस्टा को मैंने इतना डरा दिया कि बाहर जाकर भी ना अपना कहीं मुंह नहीं खोलेगी और क्रिस्टा ने भी इससे प्रॉमिस करा कि हाँ मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलूंगी और पैसे भी दे दूंगी। अब 13 सितंबर 1991 को इसने क्रिस्टा के आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे बाहर जाकर छोड़ दिया और क्रिस्टा बिना डरे सीधा पुलिस स्टेशन गई और सब कुछ उगल दिया। अब इस केस को ना एक फीमेल डिटेक्टिव को दिया गया जिसका नाम था मैरियन। अब पुलिस ने ल्यूट्स की पूरी हिस्ट्री निकाली और उसके घर पर जाकर रेड मारी और जब पुलिस ने घर के बेसमेंट में बॉम्ब शेल्टर का सीन देखा तो वो भी शॉक्ड रह गई। पुलिस ने फोटोग्राफ्स और ऑडियो कैसेट्स भी रिकवर करी। अब पहले तो पुलिस को सिर्फ ये एक औरत का किडनैपिंग केस लग रहा था, लेकिन फिर बाद में हिल्डगार्ड और एनीग्रेट के भी मिसिंग को भाई इस केस से जोड़ा गया, क्योंकि ल्यूट्स का तो उन दोनों से भी कनेक्शन था। अब ल्यूट्स ने ना अरेस्ट होने के 1 साल तक ना मुंह नहीं खोला कि इसने बाकी 2 औरतों के साथ क्या किया, पर मरियन ने इसके बाद भी ना गिव अप नहीं करा और ल्यूट्स की सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट निकाली और बाद में पुलिस ने एक बड़ी फॉरेंसिक टीम और जमीन खोदने वाली मशीनों के साथ हैम्बर्ग वाले घर के गार्डन पहुंची और पूरे गार्डन को खोदने के बाद पहला ब्लू ड्रम मिला जिसमें हिल्डगार्ड की रिमेनिंग हड्डियां और कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी थी और बाद में पुलिस को ल्यूट्स के फार्म हाउस से भाई एनीग्रेट वाला ड्रम भी मिला। फिर क्या इसे हो गई लाइफ इंप्रिजमेंट। बाकी तुम ऐसी स्टोरी टेलिंग के साथ और कैसे सुनना चाहते हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो, जो तुम्हें आता है कर दो सब।